सब्सक्राइब करें टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाकर पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज की नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों जानेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे एक इम्पॉर्टेंट टूल बना ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में, क्या क्या इनोवेशंस हुए थे और क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी उस दौरान भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सीरियल प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, सीरियल प्रोसेसिंग की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और सीरियल प्रोसेसिंग ने किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया में पहला कदम रखा था। दोस्तों सीरियल प्रोसेसिंग के टाइम पे यूजर्स को, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से ऐसे ऐसे इनोवेशंस हुए और ऐसे ऐसे आविष्कार हुए कि एक नया सिस्टम इजाद किया गया जिसका नाम रखा गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ही प्रोजेक्ट को या एक ही जॉब को एक बार में रन करवाया जा सकता था, उसी कमी को पूरा करने के लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन को देखें, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन इन मेमोरी। मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स का मतलब हो गया एक प्रकार की सारी जॉब्स, जैसे कि सी प्रोग्राम वाली जॉब्स या फिर कॉबल प्रोग्राम वाली जॉब्स या फिर जावा प्रोग्राम वाली जॉब्स या फिर फॉर्ट्रन प्रोग्राम वाली जॉब्स, उन सबको एक साथ ग्रुप अप किया गया। मतलब कॉबल प्रोग्राम्स को एक साथ ग्रुप अप किया गया, फॉर्ट्रन लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स को एक साथ ग्रुप अप किया गया, सी लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स को एक साथ ग्रुप अप किया गया और जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को एक साथ ग्रुप अप करने के बाद उनको मेमोरी में रन करवाया गया। दोस्तों नॉर्मली हमने आपको ये तो बता दिया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखी गई प्रोग्राम्स या जॉब्स को ग्रुप अप करके कंप्यूटर सिस्टम में रन करवाया जाने लगा, लेकिन अब इसका थोड़ा प्रोसेस समझ लेते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ और आगे कैसे बढ़ा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि सीरियल प्रोसेसिंग के टाइम पे ही जो हमारे पेपर टेप्स थे या पंच कार्ड थे, उन पर प्रोग्राम्स को लिखा जाता था और उनके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में रन करवाया जाता था। तो दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करने का तरीका वही था कि प्रोग्राम्स को या जॉब्स को पहले पंच कार्ड्स में या फिर पेपर टेप्स में लिखा जाता था और उन सभी प्रोग्राम्स को या फिर जॉब्स को पंच कार्ड या पेपर टेप्स में लिख के कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेके जाया जाता था। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास ले जाया जाने के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर उन सभी जॉब्स को ग्रुप अप करता था। मतलब कि वो जिस जिस प्लेटफॉर्म पे लिखे गए प्रोग्राम्स हैं, चाहे सी पर लिखे गए हों या फिर चाहे कोबल जॉब्स हों, कोबल प्रोग्राम में लिखी गई जॉब्स हों, चाहे फॉर्ट्रन प्रोग्राम्स की जॉब्स हों, उन सभी को ग्रुप अप करके कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाया जाता था। इनपुट कैसे करवाया जाता था वो भी हमने आपको बताया था। सीरियल प्रोसेसिंग के टाइम पे उनको हम पंच कार्ड रीडर मशीन या फिर पेपर टेप रीडर मशीन के थ्रू इनपुट करवाते थे कंप्यूटर सिस्टम में। अब जब कंप्यूटर ऑपरेटर ने उन सभी जॉब्स को ग्रुप अप करके एक कलेक्शन बना के या उनका बैच बना के कंप्यूटर सिस्टम में पंच कार्ड रीडर मशीन या फिर पेपर टेप रीडर मशीन के थ्रू इनपुट करवाया, उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में वो प्रोग्राम लोड हुए मेमोरी में रन होने के लिए, तो वो सीरियली रन होते चले जाते थे। कि जैसे कोबल प्रोग्राम का पहला सेट उसको दिया गया है तो वो सारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली कोबल प्रोग्राम के रन होते चले जाएंगे। उसके बाद फॉर्ट्रन के सारे प्रोग्राम रन होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सफलता थी सीरियल प्रोसेसिंग के बाद कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कराने को आराम से मिल जाते थे। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक बार जॉब्स को इनपुट करवा दिया और कंप्यूटर सिस्टम में वो लोड हो गए, तो अगला सवाल ये उठता है कि अब वो कंटिन्यूसली प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली कैसे रन हो रहे हैं। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि दोस्तों अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हुआ ये, जितने भी प्रोग्राम थे उन सबके स्टार्टिंग में और उनके एंड में एक जॉब कंट्रोल कार्ड को फिक्स किया जाने लगा। मतलब शुरुआत में और एंड में एक जॉब कंट्रोल कार्ड को प्लेस किया जाता था, ताकि जब भी वो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट हो तो कंप्यूटर सिस्टम को उसका जो जॉब कंट्रोल कार्ड था वो रीड करके पता लग जाए कि ये प्रोग्राम की स्टार्टिंग है या प्रोग्राम का एंड है। तो जब भी कोई नया प्रोग्राम जॉब कंट्रोल कार्ड के साथ इनपुट करवाया जाता था तो कंप्यूटर सिस्टम ये रीड करता था कि जॉब कंट्रोल कार्ड में क्या लिखा हुआ है। जॉब कंट्रोल कार्ड अगर स्टार्टिंग वाला है, मतलब जॉब को रन करवाने वाला है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता था। और जब लास्ट वाला जॉब कंट्रोल कार्ड जो उस प्रोग्राम के एंड में जो जॉब कंट्रोल कार्ड लगा उसमें एंडिंग लिखा होता था दोस्तों, तो जब कंप्यूटर सिस्टम उसको रीड करता था कंप्यूटर सिस्टम समझ जाता था कि ये प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो चुका है। अगला सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर सिस्टम इतना हाईटेक कैसे हो गया कि इन सब चीजों को वो मॉनिटर करने लग गया या फिर रीड करने लग गया। तो दोस्तों इसका ये जवाब है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी बिल्डअप किया गया था। उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम था रेजिडेंट
मॉनिटर। दोस्तों रेजिडेंट मॉनिटर एक इंपॉर्टेंट टूल था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि जॉब सीक्वेंसर का काम करता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब जॉब ऑपरेटर ने जॉब सारी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवा दी और उसके बाद वो सारी जॉब हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो गई। हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होने के बाद जॉब सीक्वेंस में कैसे काम करेंगी उसका काम सारा रेजिडेंट मॉनिटर के हाथ में होता था। दोस्तों रेजिडेंट मॉनिटर क्या करता था, जो जॉब कंट्रोल कार्ड्स लगे हुए हैं उनके साथ प्रोग्राम्स को मेमोरी में रन करवाता था और सारे के सारे प्रोग्राम्स को कंटिन्यूसली रन करवाने का जो काम करता था वो करता था हमारा रेजिडेंट मॉनिटर। तो उसका जो मैनर था काम करने का था वो था FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता था तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके सेव हो जाता था आउटपुट स्पूल में, ताकि लेटर ऑन जब भी उसको प्रिंट आउट करवाना हो या इनपुट आउटपुट सिस्टम उसको डिमांड करे तो वो सीधा आउटपुट हो जाए। इसीलिए स्पूलिंग और बफरिंग दो इंपॉर्टेंट टूल थे इसी पीरियड के। दोस्तों बफरिंग और स्पूलिंग के रिगार्डिंग हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं तो उनका कॉन्सेप्ट अलग है, वो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको इतना बहुत समझना जरूरी है कि वो जो आउटपुट या इनपुट हुआ है वो सेव हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव में और वो स्पूलिंग के थ्रू सेव हुआ है, उसको कहते हैं स्पूलिंग। दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के आने के बाद कंप्यूटर सिस्टम का आइडल टाइम बहुत ज्यादा कम हो गया था। दूसरा जो एडवांटेज है, ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता था, सारा काम रेजिडेंट मॉनिटर इजिली कर लेता था। थर्ड एडवांटेज है वो ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद बड़ी बड़ी जो संस्थाएं थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनका काम बहुत तेजी से होने लगा। दोस्तों इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो भी आपको हम बताते हैं। ऑपरेटर स्किल्ड होना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चलाते हैं। दूसरा जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा कॉस्टली सिस्टम था, क्योंकि सिस्टम को अपग्रेड करने में भी पैसा लगा ही होगा, और दूसरा जो इसको जो यूज करेगा बंदा ऑपरेटर, उसको भी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी ताकि वो इसको आराम से चला पाए। जो थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर किसी प्रोसेस में या किसी प्रोग्राम में या फिर किसी जॉब में जो कि मेन मेमोरी में है और एग्जीक्यूट हो रही है, उस दौरान कोई एरर आता था तो दोस्तों ये एरर आने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता था, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि वो किसी जॉब में एरर आया तो उसको मेमोरी में ही किल कर दे, तो पूरा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता था। दोस्तों ये थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ब्रीफ डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।